नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू एक्सेल एकेडमी। साथियों, पिछली क्लास में हमने लास्ट में आपसे फिलिप्स कर्व के ऊपर चर्चा की थी, जिसमें हमने आपको बताया था कि इन्फ्लेशन और बेरोजगारी में व्युत्क्रम संबंध होता है। इसी क्रम में हम लोग आगे बढ़ते हुए आज की क्लास को प्रारंभ करेंगे। अब मैं जो शब्दावली आपको बताने जा रहा हूं, उसको समझने के लिए आपको कई सारी चीजें जाननी होंगी, तो इसे थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज की हमारी शब्दावली है व्यापार चक्र। व्यापार चक्र, ट्रेड साइकिल या बिजनेस साइकिल भी कई बार इसे कहा जाता है। ट्रेड साइकिल या बिजनेस साइकिल। अब यहाँ पे हमको ये समझना है कि व्यापार का चक्र किस प्रकार चलता है। इसे समझकर हमें अन्य कई शब्दों को भी जान लेना है। इसमें हम दो प्रकार के शब्दों का इस्तेमाल करेंगे। एक शब्द होगा जो कि कीमतों में वृद्धि या कमी को रिप्रेजेंट करेगा। कीमतों में वृद्धि या कमी से संबंधित होगा, कमी से संबंधित होगा। और दूसरा शब्द होगा वो व्यापार से संबंधित होगा। दूसरा शब्द किससे संबंधित होगा साथियों? व्यापार से संबंधित होगा। अभी इसमें मैं एक ग्राफ का इस्तेमाल करूंगा। उसको समझने के लिए आपको कुछ बातें पहले से ही पता होनी चाहिए। वैसे मुझे आशा है कि आपको पता होंगी, लेकिन फिर भी मैं एक बार आपको बता देना चाहता हूं ताकि कोई समस्या ना उत्पन्न हो। पहली बात तो है मुद्रास्फीति। तो मुद्रास्फीति का मतलब है वस्तुओं और सेवाओं की कीमतों में वृद्धि। वस्तुओं और सेवाओं की कीमतों में वृद्धि, इसका मतलब है मुद्रास्फीति। सेवाओं की कीमतों में वृद्धि, ये चीज होती है हमारी मुद्रास्फीति। मुझे उम्मीद है आपको पहले से पता होगी। ये मुद्रास्फीति है, इन्फ्लेशन है। और दूसरी बात है कि नियंत्रित और सीमित मात्रा में इन्फ्लेशन होना चाहिए, ये भी आपको पता है। तीसरी बात है कि मंदी की स्थिति में क्या होता है साथियों? सप्लाई इज ग्रेटर देन डिमांड। सप्लाई डिमांड से ज्यादा होती है, अर्थात डिमांड में कमी होती है। और इन्फ्लेशन की स्थिति में क्या होता है? इसी का उल्टा। इन्फ्लेशन की स्थिति में क्या रहेगा आपका? डिमांड ग्रेटर देन सप्लाई। राइट एवरीवन? ठीक है। अगली बात यह है कि मंदी को दूर करने के उपाय क्या है? तो मंदी को दूर करने के उपाय में आप देखिए कि मंदी जो है वो कम होती है, डिमांड कम होती है। तो डिमांड को बढ़ाया जाए, क्योंकि मंदी में डिमांड की कमी होती है। ये सब चर्चाएं मैं कर चुका हूं। अब इसको कनेक्ट करके पढ़िए। आइए देखते हैं व्यापार चक्र। ये ट्रेड साइकिल का ग्राफ है। मैथ्स में ये साइन का ग्राफ होता है। अब आइए इसको समझते हैं कि ये काम कैसे करेगा। वाई एक्सिस पर मैं कीमतों में वृद्धि को दिखाता हूं और एक्स एक्सिस पर ये कीमतों का सामान्य स्तर है। ये आप जानते हैं एक्स एक्सिस होती है, ये वाई एक्सिस होती है। तो वाई एक्सिस पे हमने क्या दिखाया है? कीमतों की वृद्धि को। और एक्स एक्सिस पर हम लोग दिखाते हैं कीमतों का सामान्य स्तर। कीमतों का सामान्य स्तर। कीमतों का सामान्य स्तर। ठीक है, अब इसको समझने का प्रयास करते हैं ढंग से। देखिए, कीमतों के बढ़ने से क्या होता है? उत्पादक खुश होता है, व्यापारी खुश होता है, क्योंकि उसे क्या होता है? लाभ होता है और व्यापार विस्तार करने का अवसर मिलता है। लेकिन अगर उपभोक्ता की दृष्टिकोण से देखा जाए तो वह खुश नहीं होगा। वो बोलेगा बहुत महंगाई बढ़ रही है भाई, और उपभोक्ता की क्रय शक्ति घटने लगती है। अब यहाँ पे देखिए कि यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, तो ये वाला जो एरिया है, यहाँ से ये वाला ग्राफ ऊपर की ओर जा रहा है। तो यहाँ तक इन्फ्लेशन की स्थिति है। ध्यान दीजिएगा, इन्फ्लेशन है ये, क्योंकि कीमतों में क्या है? जंप है, कीमतें बढ़ रही हैं धीरे धीरे। इतनी बात क्लियर हुई? यहाँ पे कौन खुश होगा साथियों? यहाँ पे उत्पादक या व्यापारी खुश होगा, जबकि उपभोक्ता जो है, जो सामान लेने वाला है, उसको कष्ट होगा, उसकी क्रय शक्ति घट जाएगी। अब यहाँ पे देखिए आप, कीमतें ऐसे धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते अपने उच्चतम स्तर पर यहाँ पर पहुंच जाती हैं, पीक पर। तो ये पीक वैल्यू है, ठीक है, यहाँ अपने उच्चतम स्तर पर पहुंच गई। बात क्लियर हुई यहाँ पे? तो कीमतें बढ़ते बढ़ते अपने उच्चतम स्तर पर पहुंच गई। तो इसे व्यापार की भाषा में तेजी या उछाल कहते हैं। बात क्लियर हो पा रही है? या फिर ऐसे भी कह सकते हैं कि इन्फ्लेशन अपने उच्चतम स्तर पर पहुंच गया। बात क्लियर हुई?
लेकिन इसे आपको हाइपर इन्फ्लेशन नहीं समझना है। ये पीक का मतलब है कि किसी अर्थव्यवस्था के लिए जो अधिकतम मुद्रास्फीति की दर हो सकती है वो चीज है। जैसे हमारे भारत के लिए कितनी है, 6% है, तो ये पीक उस 6% को दिखाती है। तो व्यापार की भाषा में इसको बूम भी कहा जाता है, मार्केट में तेजी है। मुझे उम्मीद है यहां तक आपको बात क्लियर हो गई होगी। इसका मतलब आपको हाइपर इन्फ्लेशन नहीं समझना है। यहाँ पे क्या चीज है कि जो भारत के लिए 6% है, ये वो वाली अवस्था है। तो यहाँ पे उत्पादक इस स्थिति में क्या होगा, और भी खुश होगा, जबकि उपभोक्ता उतने ही अनुपात में क्या हो जाएगा, दुखी हो जाएगा, क्योंकि उसकी क्रय शक्ति और भी घट गई। अब वह डिमांड कम कर पाएगा। अब ध्यान दीजिएगा आगे, यदि डिमांड कम हुई साथियों, तो उत्पादक या व्यापारी या दुकानदार, उसकी सेल अर्थात बिक्री पर असर पड़ेगा, वह थोड़ी सी घटेगी। अब अगर बिक्री घटी तो लाभ घटने लगेगा, लेकिन व्यापारी चाहेगा कि उसका लाभ ना घटे, सेल पर कोई प्रभाव ना पड़े, तो वो क्या करेगा, तो वो वस्तुओं की कीमतों को थोड़ी सी घटा देगा। बात क्लियर हुई? तो अब यहां से आप देखिए कि ये ग्राफ आपका नीचे की ओर आ रहा है, तो यहाँ पे उसने क्या काम किया कि कीमतों को थोड़ा सा घटा दिया। तो कीमतों को जब बढ़ा के देखें कीमतें घट रही, तो इसे कहते हैं डिसइन्फ्लेशन। डिसइन्फ्लेशन, और व्यापार की भाषा में इसे कहते हैं स्लो डाउन। स्लो डाउन, ये बात क्लियर हो गई आपको? जैसे पहले वो मान लो कि 5% लाभ कमाता था, तो वो सोचेगा कि अब थोड़ा सा कम ही कमा लेते हैं ताकि हमारी बिक्री बढ़ जाए। बात क्लियर हुई? जब थोड़ा सा प्राइस कम होगा तो ग्राहक और आएंगे, तो उसकी बिक्री और बढ़ जाएगी। तो इस स्थिति में आप देख पा रहे हैं कि कीमतों में कमी की जा रही है व्यापारी के द्वारा। तो इसे क्या कहा जाएगा, डिसइन्फ्लेशन कहा जाएगा, और व्यापार की भाषा में क्या कहा जाएगा साथियों, स्लो डाउन कहा जाएगा। अब ध्यान देना आगे कि व्यापारी ने जो कीमतें घटाई हैं उसमें बहुत मुश्किल से उसने निर्णय लिया होगा, क्योंकि वो चाहेगा कि लाभ तो बना रहे, वो कम ना हो। ये तो तभी संभव है, ये तो तभी संभव है ना, जब सेल बढ़ जाए, और सेल उपभोक्ता की क्रय शक्ति घटने की वजह से बढ़ नहीं पा रही है, तो क्या काम करेगा कि वो मजदूरों की छटनी करना स्टार्ट कर देगा। अभी के लिए मान लीजिए कि उसके पास 10 मजदूर काम कर रहे थे, तो वो एक आध दो मजदूर को हटा देता है, क्योंकि व्यापारी अपना लाभ बढ़ाना या तो कांस्टेंट रखना ही चाहता है, एटलीस्ट घटाना तो नहीं चाहता है कि नहीं। अब मजदूरों को हटाने से उसकी लागत क्या हो जाएगी, घट जाएगी, और मजदूरों को हटाने से बेरोजगारी बढ़ने लगेगी। जैसे जैसे बेरोजगारी बढ़ेगी, डिमांड और भी प्रभावित होगी। डिमांड क्या हो जाएगी साथियों, और भी प्रभावित हो जाएगी, डिमांड और भी घटेगी। डिसइन्फ्लेशन में क्या दिखाया जा रहा है, कीमतों की कमी को दिखाया जा रहा है, जो कीमतें बढ़ के आपकी कम हो रही हैं। डिसइन्फ्लेशन में कीमतों की कमी को दिखाया जा रहा है, या डिसइन्फ्लेशन कीमतों में कमी को दिखा रहा है। तो व्यापार की भाषा में इसे हमने कहा स्लो डाउन कहा जाएगा। अब बेरोजगारी बढ़ने की स्थिति में क्या हो रहा है, धीरे धीरे कि जो कीमतें हैं वो अपने सामान्य स्तर से यहां से भी, यहाँ पे आप देखिए कि नीचे आ जा रही हैं। बात क्लियर हो पा रही है? हमने आपसे कहा कि बेरोजगारी बढ़ने के साथ साथ क्या हो जा रहा है आपका, कि कीमतें अपने सामान्य स्तर से भी नीचे चली जा रही। तो इस स्थिति को, यहाँ वाली जो स्थिति है, इसको कहते हैं डिफ्लेशन। डिफ्लेशन, ये सब ऐसे ही अंग्रेजी में ही आप इसे ध्यान रखिएगा, हिंदी में इसे अवस्थिति कहते हैं, ठीक है। अब आप सोचिए कि जब कीमतें और घट गई होंगी, तो व्यापारी जो है उसे वस्तुओं को और सस्ता बेचना पड़ेगा। बात क्लियर हुई? और वो चाहेगा नहीं तो थोड़ा और मजदूरों को हटाएगा ताकि लाभ बना रहे, जो उसकी कॉस्ट है वो कम हो जाएगी मजदूरों को हटाने से। तो उससे क्या होगा कि बेरोजगारी फिर से बढ़ेगी, डिमांड और घटेगी, कीमतें और घटेंगी। तो यहाँ पर आपका इससे नीचे जब आते हैं तो ये रिसेशन की स्थिति हो जाती है, रिसेशन। अब यही काम फिर अगर और आगे करेगा, तो यहाँ पे जो है उसने फिर मजदूरों को हटाया, तो इसमें फिर समस्या हो जाएगी। इसके बाद यहाँ वाली जो स्थिति आ रही है, जैसे यहाँ पे पीक आ रहा है, तो वैसे यहाँ पे भी नीचे भी आपका एक प्रकार से पीक आ रहा है। बात क्लियर हुई? अब ये वाली जो स्थिति है इसको कहा जाता है डिप्रेशन, मंदी, डिप्रेशन कहते हैं। मुझे उम्मीद है आपको ये सारी बात क्लियर हो गई होगी। अब यहाँ पे आप देखिए ध्यान से कि जब मंदी आ गई, तो मंदी अर्थात डिप्रेशन आया, तो यहाँ पे सप्लाई क्या हो जाएगी, सप्लाई जो है वो डिमांड से बहुत ज्यादा हो जाएगी। तो मैं यहाँ पे 2 बार ग्रेटर देन का साइन लगा देता हूँ। सप्लाई डिमांड से बहुत ज्यादा होती है।
अब डिमांड को बढ़ाने के लिए सरकार व आरबीआई अपने अपने प्रयास करेंगे। मौद्रिक नीति व राजकोषीय नीति के जरिए ये लोग तरलता झोंकेंगे। मान लीजिए कि तरलता बढ़ जाती है सरकार और आरबीआई के प्रयासों से, जिससे क्या होगा, थोड़ी थोड़ी डिमांड बढ़ने लगती है। अब जैसे थोड़ी डिमांड बढ़ेगी उससे क्या होगा, सप्लाई और डिमांड में अंतर जो क्रिएट हो गया था बहुत सारा, वो थोड़ा सा कम होने लगेगा। बहरहाल डिमांड बढ़ने से कीमतों में थोड़ी बहुत वृद्धि होने लगेगी, जिसे क्या कहा जाएगा, जिसे री इन्फ्लेशन कहा जाएगा। यहां से आप देखिए ये चीज है आपकी री इन्फ्लेशन। री इन्फ्लेशन व्यापार की भाषा में इसे रिकवरी कहते हैं। रिकवरी, यहाँ पे कीमतों में रिकवरी होने लगी है, ऐसा कहा जाता है व्यापार की भाषा में। फिर धीरे धीरे कीमतें, आप यहां से देखिए आगे बढ़िए, तो कीमतें अपने सामान्य स्तर पर पहुंच जाती हैं। अगर तरलता और भी बढ़ाई जाएगी तो उस स्थिति में यहां से फिर आप देखिए कि ग्राफ ऊपर को जा रहा है, तो फिर से क्या आ जाएगी, इन्फ्लेशन की स्थिति आ जाएगी। इन्फ्लेशन की स्थिति आ जाएगी। तो इस स्थिति में क्या होगा, इन्फ्लेशन की स्थिति में डिमांड जो है वो आपकी सप्लाई से ज्यादा हो जाएगी। तो ये इस तरीके से चक्र चलता रहता है। मुझे उम्मीद है कि आपको ये समझ में आ गया होगा। मैंने इसे तोड़ तोड़ कर आपको बताया है। अब मैं इसे कंबाइंड करके आपको बताने का प्रयास करता हूं, तो थोड़ा सा आप लोग फिर से सुनिएगा ध्यान से। हमने आपको बताया कि कीमतों में जब वृद्धि होती है तो उसे इन्फ्लेशन कहते हैं, ये आप बहुत पहले से ही जानते हैं। इस स्थिति में क्या होता है कि डिमांड जो होती है वो ग्रेटर देन सप्लाई होती है। डिमांड ग्रेटर देन सप्लाई इन्फ्लेशन की स्थिति में उत्पादक या व्यापारी खुश होता है, जबकि उपभोक्ता क्या होता है, दुखी होता है। कीमतों में वृद्धि ऐसे समय के साथ होती रही और बूम की स्थिति उत्पन्न हो गई। ये चीज है आपकी बूम की स्थिति। अर्थात बूम का मतलब क्या है कि उस अर्थव्यवस्था के अनुरूप उच्च स्तर पर पहुंच गई। जैसे भारत में 6% है, व्यापारी बहुत खुश है, लेकिन उपभोक्ता क्या है, परेशान है, उसकी क्रय शक्ति घट गई है। क्रय शक्ति घट गई है। फिर डिमांड घटने लगेगी। यहां से आप नीचे आइए, देखिए डिमांड आपकी क्या हो रही है, घटने लग रही है। व्यापारी सोचेगा चलो थोड़ा सा सस्ता बेच दें ताकि लोग आते रहें। कीमतों को उसने कम किया, जिसे क्या कहा जा रहा है, डिसइन्फ्लेशन कहा जा रहा है। जिसे क्या कह रहे हैं, डिसइन्फ्लेशन। कारण वही है, डिमांड घट गई है। ठीक, अब यहाँ पे उसके बाद डिसइन्फ्लेशन के बाद फिर कीमतें धीरे धीरे सामान्य स्तर से क्या हो जा रही है, नीचे चली जा रही है। तो इसे क्या कहा जा रहा है, डिफ्लेशन कहा जा रहा है। डिफ्लेशन कह रहे हैं इसको। यहाँ पे भी कारण वही है, डिमांड घट गई है, सप्लाई ज्यादा है। डिमांड और सप्लाई में गैप और ज्यादा, तो फिर उसके बाद कौन सी स्थिति क्रिएट होगी, रिसेशन की स्थिति क्रिएट होगी। अब जब रिसेशन की स्थिति क्रिएट हो गई, अब उसके बाद फिर डिप्रेशन। तो डिप्रेशन में क्या हो जाएगा कि सप्लाई और डिमांड में वो बहुत ज्यादा गैप हो जाएगा, तो मंदी आ जाती है, डिप्रेशन आ जाता है। अब मंदी को दूर करने का उपाय क्या है, डिमांड की कमी है तो डिमांड को बढ़ाया जाए। जो भी माल आपके कंपनी में या कहीं की कंपनी में बन गया है, तो उसमें ये प्रयास करना है कि उसको मार्केट में बढ़ाया कैसे जाए। अब ये नहीं है कि उसको फिर आग लगा दी जाए, उसको तोड़ फोड़ दी जाए, तो ये कोई सोल्यूशन नहीं है। डिमांड को बढ़ाना है। अब डिमांड तब बढ़ती है जब क्या होता है, तरलता झोंकी जाती है, तरलता बढ़ाई जाती है। तरलता आपकी जब बढ़ेगी तो उससे क्या होगा, डिमांड बढ़ेगी। जैसे कोविड के दौर में आपने सुना होगा कि सरकार व आरबीआई ने क्रमशः 20 लाख करोड़ व 8 लाख करोड़ के पैकेज रिलीज किए थे मार्केट में। ये सरकार द्वारा रिलीज किया गया था और ये आरबीआई के द्वारा रिलीज किया गया था। किस लिए रिलीज किया गया था, ठीक है, आपको अब पता चल गया होगा, ताकि डिमांड को बढ़ावा दिया जा सके। जब ये काम होता है तो डिमांड बढ़ती है, उसके बाद फिर क्या होती है, धीरे धीरे कीमतों में रिकवरी होना स्टार्ट हो जाती है, या फिर उसे हम लोग री इन्फ्लेशन कहते हैं। यहाँ पे आइए, आप पीछे देखिए, ये रहा रिकवरी या री इन्फ्लेशन। ठीक, फिर कीमतें सामान्य स्तर पर पहुंचती हैं, उसके बाद फिर से क्या आ जाता है, इन्फ्लेशन आ जाता है। तो ये ट्रेड साइकिल है साथियों, जो ऐसे चलती रहती है। आपने सुना होगा कि व्यापार में तेजी और मंदी आती रहती है, लेकिन मंदी से पुनः तेजी तक पहुंचने में कुछ उपाय करने पड़ते हैं, राजकोषीय नीति के जरिए और मौद्रिक नीति के जरिए। अब यहीं पे मैं एक चीज आपको और बता देता हूं ताकि ये चीज आपको क्लियर हो जाए। अगली चीज है दोहरी मंदी। दोहरी मंदी, अंग्रेजी में इसे डबल डिप कहते हैं, डबल डिप।
डिप का मतलब डिप्रेशन है, तो ये ऐसे आपको लिखा मिल जाता है किताब वगैरह में। ये क्या चीज है कि मंदी को दूर करने के लिए, मंदी को दूर करने के लिए, करने के लिए सरकार द्वारा विभिन्न प्रयास किए जाते हैं। सरकार द्वारा विभिन्न प्रयास किए जाते हैं। सरकार द्वारा विभिन्न प्रयास किए जाते हैं। विभिन्न प्रयास किए जाते हैं। किए जाते हैं। मंदी को दूर करने के लिए सरकार द्वारा विभिन्न प्रयास किए जाते हैं। यदि इन प्रयासों में नीतिगत कमियां रह जाती हैं, नीतिगत कमियां रह जाती हैं, कमियां रह जाती हैं, तो पुनः मंदी आ जाती है, तो पुनः मंदी आ जाती है, पुनः मंदी आ जाती है। इसे दोहरी मंदी या डबल डिप कहते हैं। इसे दोहरी मंदी या डबल डिप कहते हैं, डबल डिप कहते हैं। तो ये पूरा ट्रेड साइकिल और डबल डिप का कॉन्सेप्ट है साथियों। मुझे उम्मीद है आपको बहुत अच्छे ढंग से ये समझ में आ गया होगा। अब आज के अंक में हम लोग इतना ही देखते हैं। अगली क्लास में हम लोग मुद्रा स्फीति दर की गणना के बारे में चर्चा करेंगे। तो चलिए आपसे फिर नेक्स्ट क्लास में मुलाकात करते हैं साथियों। और आपसे अनुरोध है इस चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। नमस्कार।